नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र टोह सीरीज का 5वां मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 4 मॉडल पेपर हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप लोग परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में यह स्थित है? 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो सौर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये तमिलनाडु राज्य के यदि जगह का नाम पूछे तो महाबलीपुरम में जो है यह स्थित है सौर मंदिर। और ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है ये निर्मित करवाया गया था। और ये द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है सौर मंदिर। तो पूछा जाए किसके द्वारा ये बनवाया गया था सौर मंदिर, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में है, बी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन ये किस साम्राज्य में था? तो यह मौर्य साम्राज्य में था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन ये मौर्य साम्राज्य में था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय तथा धर्म अस्थिर दीवानी न्यायालय था ये। और जो है तो यहाँ पे आपका पूछा गया किस शासन यानी कि किस साम्राज्य में था यह कंटक शोधन नामक न्यायालय, तो मौर्य शासनकाल में जो है प्रचलित था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था वेद के बारे में भी और पुराणों के बारे में भी। तो जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे वो जो है आपको पता होगा कि कौन सा वेद जो है सबसे पुराना वेद है, तो वह है ऋग्वेद, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय साहित्य में देखा जाए तो 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इनमें ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद ये आपका सबसे बाद का वेद है। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का जो है वर्णन है। ये पूछा गया है आपका कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है, तो ऋग्वेद में ही वर्णन है। और एक प्रश्न बनता है यजुर्वेद से कि कौन सा जो वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णित है, तो वह आपका यजुर्वेद है। और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जो है ये आपका जादू और टोना से संबंधित है। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति यह पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी, यानी कि पूछा गया किस पदार्थ का उपयोग करके हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति बनाई गई थी। तो इसमें जो पदार्थ उपयोग किया गया था वो था कांसा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांसे से यह बनाई गई थी और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई थी। यदि पूछे नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई, किस हड़प्पीय जगह से प्राप्त हुई स्थल से, तो मोहनजोदड़ो से यह जो है प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ति, जो कि कांसा पदार्थ का उपयोग करके यह बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट नामक स्थान पे जहाँ पे कोझिकोड जिसे कहा जाता है आया था? तो आपको पता होगा कि 1498 20 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा जो है कालीकट पर पहुंचा था और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जो थे उस समय थे जमोरिन। तो जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था और वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का जो है शुभारंभ हुआ था। तो डेट भी याद रखिएगा, 20 मई 1458 को वास्को डी गामा
जो है भारत के कालीकट नामक स्थान पर जो है पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो बी.डी. सावरकर सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। उन्होंने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी प्रदान की है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो किया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी और इस हत्या के आरोप में उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद जो है 17 अगस्त 1909 को लंदन के जो है पेंटनविले जेल में जो है फांसी भी दे दी गई थी मदन लाल ढींगरा को। तो हत्या कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यह उपाधि लौटाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था इन्होंने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता पूछा गया है, कब हुआ था? तो यह समझौता हुआ था आपका 1931 में, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने जो है फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की थी और जिसके बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ये प्रश्न भी बनता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? तो गांधी जी भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको पता होगा। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा हुआ था 1931 में। तो दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है और रिपीट भी हमेशा करता है परीक्षाओं में, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। तो 9वें का जो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि सी राजगोपालाचारी ये अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि पूछा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, जब भारतीय शब्द जुड़ जाए तब आपका सी राजगोपालाचारी होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे 10वें का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो आप इसमें ऑप्शन में यदि देखेंगे तो नेपाल की सीमा लगती है भारत के साथ, म्यांमार की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, ईरान की सीमा नहीं लगती है जो है भारत के साथ। तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और एक प्रश्न जो बनता है यहाँ से कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। करीब 4096 किलोमीटर ये
सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश। सबसे कम सीमा साझा जो करता है भारत के साथ वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ, 106 किलोमीटर के करीब जो है सीमा साझा करता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नंदा देवी चोटी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है यह, और ये भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 7,816 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और जो है आपको बता दें कि यह पूरा क्षेत्र जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया जा चुका है, और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 1988 में यह प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित किया जा चुका है नंदा देवी को। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और प्रश्न जो बनते हैं चोटी से, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह। तो 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और एक प्रश्न जो बनता है वो पूर्णतः भारत में स्थित जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये पूर्णतः भारत में स्थित है, यानी कि भारत के सिक्किम में स्थित है। 8,598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये पूर्णतः भारत में है। K2 गाडविन ऑस्टिन ये आपका POK में पड़ता है। K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ है? तो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। लेकिन भारत जो है जो POK को अपना हिस्सा मानता है, तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन है। लेकिन जब प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछे कि पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा आपका सही होगा। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। 8,848.86 मीटर जो है इसकी वर्तमान में ऊंचाई है। तो इसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, और यह स्थान जो है राजस्थान में है। खेतड़ी कहाँ पे है आपका? तो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में है खेतड़ी। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने के बराबर होगी? तो 2 घंटे के अंतराल के लिए पूछा गया देशांतर की दूरी 30 डिग्री होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगी। 1 डिग्री देशांतर देखा जाए, 1 डिग्री देशांतर की दूरी, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 2 घंटे अर्थात यानी कि 120 मिनट हो जाएगा। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के अंतराल के लिए जो है कितना होगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में ही है। और एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, 5वें नंबर पे आपका अंटार्कटिका आता है। उसके बाद 6वें नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए कौन सा है, तो होगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्रम भी याद रख सकते हैं, क्रम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका आ जाएगा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो पिछले ही वीडियो में आपको बताया गया था GST कब लागू हुआ था। GST का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है GST का फुल फॉर्म, यानी कि हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था।
तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में ये था कि जीएसटी किस तरह का जो है कर है, तो जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। अगला जो प्रश्न है आपका कि आरबीआई का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पे है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया आपसे, तो ये मुंबई में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो है केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, तो ये केंद्रीय बैंक है आपका। एक प्रश्न बनता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को ही कहा जाता है। बैंकों का बैंक तो आरबीआई को कहा जाता है, और ये इसका मुख्यालय पूछा गया कहाँ पे है, तो मुंबई में है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था यहाँ पे। तो भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है, उदय कुमार, इन्हीं के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप जो याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये भी परीक्षाओं में। तो भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए केंद्रीय शासन द्वारा 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और बाद में जो है योजना आयोग के स्थान पे इसका नाम बदल कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम बदल करके अब। और ये कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग जो है लाया गया। और इसका पूछा गया है गठन कब हुआ था योजना आयोग का, तो 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो उसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है अभी कौन है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी, ये करेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। सुमन के बेरी अभी इनका हाल ही में नियुक्त हुई है, तो इसे आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है, तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रश्न जो था यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना पूछा गया था, तो 15 मार्च 1950, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग का पूछा है स्थापना कब हुई, तो आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना, यानी कि योजना आयोग की जगह पे ही नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है, तो ये कहता है 10 लाख रुपए तक। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक का ये मुद्रा ऋण यानी कि लोन प्रदान करता है, और इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को जो है नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत पूछा जा सकता है कब किया गया था, तो 8 अप्रैल 2015 को। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, तो 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यदि देखा जाए तो जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 80, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व ये उत्तर प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक सीटें जो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं, जो कि सभी राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो सर्वाधिक है। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें, 31 सीटें हैं। प्रश्न था आपका कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का है यह। अगला प्रश्न अब देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा सी विकल्प, अपने पद ग्रहण के दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका अनुच्छेद से रिलेटेड भी प्रश्न बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो देखा जाए तो अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है। ये पूछा भी गया है कई बार और हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका राज्य के नीति निषेध तत्व जो आते हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 50 भी आता है, वह कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं कौन सी सूची में। तो ये समवर्ती सूची सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ व राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून जो है वो मान्य होता है इसमें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, तो समवर्ती सूची में 3 सूचियाँ होती हैं जो कि संविधान की यदि देखा जाए तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। तो उसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा के कम वर्ष में 2 बार जो है सत्र बुलाया जाता है, और जो है एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो अंतराल होता है वो 6 माह का अंतराल होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि 2 सत्रों के बीच कितने दिन का या कितने माह का अंतराल होता है, तो 6 माह का अंतराल होता है। और कम से कम एक सत्र में कितने, एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2 बार। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, तो वह सीधा होगा। बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। समतल दर्पण द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब सदैव सीधे, आभासी तथा वस्तु के बराबर आकार के बनते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति वह पास की यानी कि नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को वह स्पष्ट से नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वह पारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारा यानी कि मरकरी। देखा जाए तो कमरे के सामान्य ताप पर पारा या मरकरी यह तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछा गया है, तो पारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जिसे कहा जाता है। तो यह होगा आपका विटामिन डी की कमी से। ये विकल्प सही हो जाएगा। शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी यह हड्डियों को पोषण प्रदान करने वाला विटामिन है, और रिकेट्स रोग में व्यक्ति की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है आपका सामान्य अध्ययन का। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। तो गुर्दों से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुर्दा यानी कि किडनी से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका घटना चक्र 2 सीरीज का 5वां मॉडल पेपर सामान्य अध्ययन का। तो इसके पहले 4 मॉडल पेपर जो है अपलोड किए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आपको बता दें कि टोटल जो है घटना चक्र के 2 सीरीज में 10 मॉडल पेपर हैं। आपको 10 मॉडल पेपर जो है जीएस का जो 30 प्रश्न है उसे हल कराया जाएगा।